जब चाहत ने अभिनव से पूछा कि अभिनव ने उसे डॉन से कैसे बचाया, तो ये सवाल सुनकर अभिनव का चेहरा पीला पड़ गया। चाहत उसे लगातार देखे जा रही थी। वो बिना जवाब पाए अभिनव को छोड़ने नहीं वाली थी। हालांकि अभिनव को यह जानकर अच्छा लग रहा था कि वहां डॉन और रंजन के साथ अभिनव की जो भी बात हुई, चाहत ने उसमें से कुछ नहीं सुना था। ऐसे में अभिनव ने अपना गला साफ किया और बोला, मैंने उसके साथ एक डील की। कैसी डील? मेरी सैलरी की डील। मैंने उससे कहा कि चाहत को छोड़ दो भाई, मैं आपको अपनी सैलरी दे दूंगा। और देखो ना, इत्तेफाक से मंथ एंड भी आज ही है। इतना कहकर अभिनव को लगा कि उसने अच्छा बहाना बनाया, लेकिन चाहत उसे अभी भी घूरते हुए देख रही थी। वो इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं दिख रही थी। यह अभिनव का भ्रम था कि चाहत ने कुछ नहीं सुना, लेकिन चाहत काफी कुछ सुन चुकी थी और अभिनव अभी जो कह रहा था वो उससे बिल्कुल अलग था जो चाहत ने अपने कानों से सुना था। अभिनव ऐसा क्यों कर रहा था, चाहत को समझ नहीं आ रहा था। डॉन इस शहर के छटे हुए बदमाशों की लिस्ट में टॉप पर आता है। तुम उसके साथ बार्गेन कैसे कर सकते हो? वो तुमसे इतने कम पैसे लेने के लिए राजी कैसे हो गया? चाहत ने अभिनव से सवाल किया। वो चाहती थी कि अभिनव उसे सब कुछ डिटेल में समझाए, एक एक चीज। अभिनव ने उसे एक पल के लिए रियर व्यू मिरर में देखा और बोला, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शहर के सारे माफियाज के बारे में तुम्हें सब कुछ पता है। कैसे? अब यह सवाल सुनकर चाहत का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अभिनव से नजरें चुराना शुरू कर दिया था, लेकिन अभिनव उसकी आंखें देखकर यह समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। अगर अभिनव चाहत से कुछ छुपा रहा था, तो चाहत भी अभिनव से कुछ छुपा तो रही थी। अभिनव ने चाहत के मन की तह खोलने के लिए कहा, तुम दिक्पाल सिंगावत को भी जानती हो क्या? और टाइगर को? इस सवाल के जरिए अभिनव ने चाहत को भी आगे कोई सवाल करने से रोक लिया था। चाहत ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये दोनों शहर की नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े माफियाज हैं। इन दोनों के बारे में कौन नहीं जानता? ये सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम इन दोनों से ज्यादा और ज्यादा लोगों को जानती हो, जिन्हें और कोई नहीं जानता, नहीं? अभिनव चाहत के पीछे पड़ चुका था। ऐसे में चाहत ने एक गहरी सांस ली और बोली, फाइन, मैं इस दुनिया के बारे में इतना कुछ इसलिए जानती हूं क्योंकि मेरी माँ भी माफिया वर्ल्ड का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। यह सुनते ही अभिनव की भौहें तन गई और उसने पूछा, उन लोगों ने मार डाला? पर क्यों? मुझे नहीं पता, मैं तब बहुत छोटी थी। उन्हें मरे 18 साल हो गए हैं। यह सुनते ही अभिनव का दिमाग घूम गया। आज से ठीक 18 साल पहले ही तो अभिनव के पिता संजय गढ़वाल को मारा गया था। यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। अभिनव का मन तो था कि वो चाहत से वो तारीख पूछे जिस तारीख पर उसकी मां को मारा गया था, पर फिर अभिनव ने यह सवाल जाने दिया। चाहत के उदास चेहरे ने अभिनव को यह सवाल करने से रोक लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग पहुंच गए हैं। चाहत भी उस जगह को देखकर खुश हो गई। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरी तो उसने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया अभिनव, इसीलिए बिल मैं पे करूंगी। अभिनव ने खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाया और दोनों बार के अंदर चले गए। वहां उन्होंने कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मंगवाई और दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों को बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन इसी बीच अभिनव का फोन बजा और उन दोनों की बातों का सिलसिला टूट गया। ये अनन्या का फोन था। अभिनव की नजर सीधी घड़ी पर गई और उसने देखा कि रात के 11 बज गए थे। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाय अनन्या, कहाँ हो तुम? मैं अकरम्स रेस्टोरेंट एंड बार में हूँ। मुझे पता ही था कि तुम वही होंगे। इसके अलावा तुम और जा भी कहा सकते हो। बाहर आओ, मैं यही खड़ी हूँ। अनन्या ने उधर से कहा। यह सुनते ही अभिनव ने चाहत को देखा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अनन्या उसे और चाहत को रात के इस वक्त एक साथ देखकर क्या कहेगी। अगर उसे पता चलता कि वो और चाहत 5 घंटे से भी ज्यादा एक दूसरे के साथ थे, तो शायद अनन्या अभिनव की जान ले लेती। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। जब अभिनव अनन्या से बात कर रहा था, तब चाहत उसका चेहरा देख रही थी। फोन कटते ही चाहत ने अभिनव से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक? अभिनव ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। अनन्या बाहर वेट कर रही है। मुझे लगता है अब हम दोनों को चलना चाहिए। यह सुनते ही चाहत मुस्कुराई और बोली,
बिल्कुल, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ। अभिनव ये सुनकर हैरान हुआ और बोला, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो जलते जलते धुआं हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो धुआं? वैसे भी कौन सी तुम दोनों की शादी जैसी शादी हुई है, और वो तो खुद बाहर चिराग के साथ होगी, चाहत ने कहा। अभिनव चाहत के चेहरे पर साफ देख पा रहा था कि वो अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं थी। इसीलिए अभिनव ने अपना डर छोड़ा और दोनों बार के बाहर आ गए। अभिनव ने अनन्या की गाड़ी देखी और दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही अनन्या ने चाहत को अभिनव के साथ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से भर गई। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, तुम अभिनव के साथ यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों यहाँ थोड़ा फन करने आए थे, जैसे तुम चिराग के साथ गई थी फन करने। ये सुनते ही अनन्या के गले में खराश आ गई। जो जवाब चाहत ने अनन्या को दिया था वो शायद अभिनव नहीं दे पाता। इसलिए अनन्या ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ठीक है, तो हम चलते हैं। मैं कल ऑफिस में मिलती हूँ, हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। चाहत ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, गुड नाइट। फिर उसने अभिनव को देखा और बोली, वंस अगेन थैंक यू फॉर टुडे। मुझे आज बड़ा मजा आया, और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जरा जल्दी भेजना। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द मिल जाए। इतना कहते ही अभिनव अनन्या की गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। अनन्या अभी भी चाहत की कही उस बात को पचा नहीं पाई थी कि वो और अभिनव एक साथ फन कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव चाहत के साथ कौन सा फन कर रहा था। तभी अनन्या ने अभिनव से पूछा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? चाहत हम लोगों से कुछ सर्वेलेंस कैमरास परचेस करना चाहती है। अमाउंट काफी बड़ा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चाहत ने ये कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया। इस डील की वजह से कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। अभिनव ने खुशी खुशी जवाब दिया। अनन्या ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अभिनव का जवाब सुनकर अनन्या सेटिस्फाइड हो गई थी और वो ये भी समझ गई थी कि अभिनव और चाहत बिजनेस डील की वजह से एक दूसरे से मिले थे। अनन्या ने आगे कहा, चलो ये तो अच्छा है तुम्हारे लिए। अकरम सर ने तुम्हारी लाइफ सेट कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो तुम्हारी हेल्प करते करते थक जाए, तुम अपने लिए थोड़ा पैसा जमा कर लेना। जब अनन्या ये सब कह रही थी तब अभिनव ने देखा कि अनन्या के गले में ठीक वैसी ही डायमंड रिंग थी जैसी अभिनव ने ऑक्शन में खरीदी थी। अभिनव ने पूछा, तुम्हें ये डायमंड रिंग कहां से मिली? ये सवाल सुनते ही अनन्या मुस्कुराई और बोली, सुंदर है ना, और महंगी भी। इसे खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 200 साल तक सेविंग्स करनी पड़ेगी। मैंने पूछा, तुम्हें ये कहां से मिली? गिफ्ट है, चिराग ने दिया है, अनन्या ने कहा और इंजन चालू कर दिया। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, अनन्या ने कहा, तुम्हें दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम कभी इसे नहीं खरीद पाओगे। ये सुनते ही अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसकी गाड़ी में हूबहू ऐसी ही डायमंड रिंग पड़ी हुई थी। अभिनव कंफ्यूज हो गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर चिराग के पास ये अंगूठी कहां से आई। पूरे गुड़गांव में सिर्फ एक ही ऑक्शन हाउस था जहां पर इस तरह के ऑक्शंस हुआ करते थे। अभिनव ने यह भी सुना था कि दिक्पाल भी कभी कभी वहां आया करता था। वो दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों के मिलने का अड्डा हुआ करता था। हर कोई ऑक्शन में ज्यादा बोली लगाया करता था ताकि वो अपने दुश्मन को सब लोगों के सामने नीचा दिखा सके। खुद अभिनव ने भी अलैना के साथ यही किया था। अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि तभी अनन्या ने एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी रोकी और बोली, मेरी एक फ्रेंड हमारे घर पर आज रात रुकने वाली है। वो आज ही न्यूयॉर्क से आई है। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों गाड़ी में ही बैठे रहे। जैसे ही एग्जिट गेट खुला तो अभिनव ने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी जो अनन्या को कम और अभिनव को ज्यादा घूर रही थी। उसके बाल भूरे और सुनहरे थे और आंखें नीली। वो काफी खूबसूरत थी। अभिनव को देखते ही वो धीरे से हंसी और अनन्या से बोली, ये है अभिनव। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, अभिनव, मीट चित्रा। चित्रा मेरा हस्बैंड अभिनव। नीचे उतरो अभिनव, चित्रा ने कहा। यह सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। उसे एक पल को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया था। क्या? मैंने कहा नीचे उतरो अभिनव। पैसेंजर सीट पर मैं बैठूंगी। मुझे बैक सीट पर बैठना पसंद नहीं है, इसलिए प्लीज तुम उधर जाकर बैठो। यह सुनते ही अभिनव मदद के लिए अनन्या की तरफ देखने लगा।
लेकिन अनन्या ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वह सही कह रही है। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतर गया। वो बैक सीट पर बैठा और चित्रा बैठ गई अनन्या के पास। अनन्या, आई मिस्ड यू सो मच, चित्रा ने खुश होते हुए कहा। मुझे नहीं पता था यार कि तू इतना लंबा जाने वाली है। तूने मुझे 3 साल बोला था, लेकिन तुझे पता है ना, तू एग्जैक्टली 5 साल के बाद वापस आ रही है, अनन्या ने शिकायती लहजे में कहा। दोनों लड़कियां अपनी बातों में इतनी मगन हो गई कि वो ये भूल गई थी कि पीछे अभिनव बैठा है। अभिनव को लगा कि वो इन दोनों की घटिया बातें सुनकर अपना टाइम खराब नहीं कर सकता। ऐसे में उसने अपना फोन निकाल लिया। वो अलैना से बात करके इस अंगूठी के कंफ्यूजन को दूर करना चाहता था। उसने तुरंत अलैना को एक मैसेज भेज दिया। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड ट्रस्ट मी, आई कांट बिलीव कि तू ऐसे किसी आदमी से शादी करने वाली है, चित्रा ने अनन्या से कहा। और ये सुनते ही अभिनव का ध्यान फिर से उन दोनों पर चला गया। अभिनव ने चित्रा को घूरते हुए देखा। इस बीच अनन्या भी धीरे से मुस्कुरा रही थी। ठीक तभी चित्रा की नजर भी अनन्या की रिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, ओह माय गॉड, कहीं ये प्योर रीनाज हार्ट तो नहीं है? चित्रा के मुंह से डायमंड का ये नाम सुनकर तो खुद अनन्या भी हैरान हो गई थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये रिंग इतनी ज्यादा कीमती है। वो अभी के अभी इंटरनेट पर जाकर रीनाज हार्ट के बारे में सर्च करना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर चिराग ने उसे कितने का गिफ्ट दिया है। तभी चित्रा ने अनन्या से पूछा, पर ये तुझे मिला कहां से? अनन्या शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये तो मुझे एज अ गिफ्ट मिला है। लेकिन ये सच में इतना एक्सपेंसिव है क्या? पागल लड़की, प्योर रीनाज हार्ट का नाम रीना के नाम पर पड़ा है। ये वही अंगूठी है जिसे देखकर उसके पति ने उसे प्रपोज किया था। जब उन दोनों का डाइवोर्स हुआ तो उसने अंगूठी सेल आउट कर दी थी। दुनिया में इसके बहुत कम पीसेस बने हैं और ये वाली तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसे दुनिया में सबसे महंगी रिंग माना जाता है। आई गेस इसका प्राइस होगा 50 करोड़। चित्रा के मुंह से ये कीमत सुनकर अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उससे ज्यादा पैसे देकर तो अभिनव इस रिंग को लाया था। खुद अनन्या का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। जब अनन्या की दोस्त चित्रा ने उस रिंग की कीमत अनन्या और अभिनव को बताई तो अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभिनव ने अपने आप से कहा, अरे इससे ज्यादा पैसे तो मैंने दिए थे। लेकिन उसकी बात उन दोनों लड़कियों तक नहीं पहुंची। इस बीच अनन्या ने चित्रा से पूछा, इसका ऑक्शन हुआ था? हाँ और क्या, और ये हर बार लिमिटेड ही होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि इससे लाइफ में लक आता है, क्योंकि खुद रीना की शादी भी एक बहुत अमीर आदमी से हुई थी। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी भी इस अंगूठी की वजह से चमक उठे। चित्रा के मुंह से ये बात सुनते ही अनन्या हंसने लगी और बोली, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। अरे मैं तुझे एक चीज तो बताना भूल ही गई। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप इस अंगूठी को खरीद सकते हो। इसके लिए आपको बड़े बड़े कनेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है और साथ ही आपको ऑक्शन रूम में जाने का एक्सेस भी होना चाहिए। वहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग ही आते हैं, वरना 50 करोड़ की अंगूठी खरीदना हर किसी के बस की बात तो नहीं होती ना। एग्जैक्टली। अभिनव तभी उन दोनों के बीच में आते हुए बोला। उसे चित्रा के मुंह से ये सब सुनकर आखिरकार खुशी महसूस हो रही थी। अभिनव की बात सुनकर चित्रा ने उसे पलट कर देखा और फिर अनन्या को बोली, तुम्हारा पति ठीक नहीं है क्या अनन्या? चित्रा अभिनव की शक्ल देखकर ही इरिटेट हो रही थी। अभिनव ने तुरंत सफाई में कहा, नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि तुम सही कह रही हो। चिराग जैसा आदमी किसी कीमत पर भी इतनी महंगी अंगूठी नहीं खरीद सकता, सीरियसली। चित्रा ने हंसते हुए कहा और अनन्या से बोली, अनन्या एक बार फिर से बताना अभिनव क्या करता है? अरे यार चित्रा, जाने देना, मैंने कहा था ना ये ऐसा ही है, अनन्या ने अभिनव पर खींचते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि अभिनव चित्रा के सामने अपना मुंह खोलकर उसकी और फजीहत करवाए। चित्रा ने आगे कहा, बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन है तो घर जमाई ही ना। ये घर में कुछ कंट्रीब्यूट भी करता है या नहीं? चित्रा की आंखों में अभिनव के लिए घिन बढ़ती चली जा रही थी। अभिनव से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा, मैंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की है और वैसे भी मेरे पास जॉब है, वो भी अकरम की वजह से।
चित्रा ने बड़बड़ाते हुए कहा। अभिनव घूरते हुए चित्रा को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा को उसके बारे में इतना सब कैसे पता था। शायद अनन्या ने ही चित्रा के कान भरे थे। अभिनव ये भी समझ गया था कि अब आगे बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन अभिनव की हैरानी उस अंगूठी के लिए बरकरार थी। अगर ये अंगूठी इतनी कीमती थी तो फिर चिराग के हाथ कैसे लग गई थी? वो अब अलायना के रिप्लाई आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बहरहाल अनन्या के लिए तो चिराग भगवान बन चुका था। वो मन ही मन उसे धन्यवाद पर धन्यवाद देती जा रही थी। कुछ देर के बाद अनन्या की गाड़ी घर पहुंच चुकी थी। पूरे रास्ते दोनों लड़कियां अपनी बातों में मगन थी और उनकी नजर में अभिनव नाम का कोई आदमी उस गाड़ी में बैठा ही नहीं था। अभिनव को भी उनकी खासी परवाह नहीं थी। वो बस बिस्तर पकड़कर सोना चाहता था। वो काफी थक चुका था। जैसे ही अभिनव अपने बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा तो अनन्या ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? अभिनव ने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। अनन्या उसके पास आई और बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि चित्रा यहाँ रुकने वाली है, तो फिर तुम इस कमरे में कैसे जा रहे हो? तो और मैं किस कमरे में जाऊं? इस घर में इसके अलावा कोई कमरा है? मैं भी थक चुका हूँ, मुझे भी सोना है। तो तुम वो नौकरों वाले कमरे में सो जाओ ना। अनन्या, ये पहले भी तो वही सोया करता था ना। चित्रा ने बीच में आते हुए कहा और फिर से हंसने लगी। इस बार अभिनव से रहा नहीं गया और उसने कहा, अनन्या, तुमने अपने पति के बारे में इससे ऐसा क्या क्या कह दिया है जो इसका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा? ये कुछ भी बोलती जा रही है और तुम इसे चुप भी नहीं करवा रही हो। अभिनव की बात के जवाब में अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही चित्रा ने कहा, अरे अभी तो मैंने कहना शुरू किया है। अभी तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है कहने को। चुपचाप चले जाओ वरना सुन सुनकर तुम्हारे कान फट जाएंगे। अभिनव अब चित्रा के मुंह लगकर अपनी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप नौकरों के कमरे में सोने चला गया। चित्रा को अभिनव के साथ ऐसा बर्ताव करने के बाद मजा आ गया था, तो वही अनन्या अभी भी अंगूठी के ख्यालों में ही उलझी हुई थी। अगली सुबह जब अभिनव की नींद खुली तो वो उठकर सीधा अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसे बाथरूम यूज करना था और उसका सारा सामान अनन्या के बाथरूम में पड़ा था। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उधर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ अभिनव। मुझे इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता उधर से आवाज आई, बाद में आना, अभी हम लोग कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। अभिनव ये सुनकर हैरान हो गया। इससे पहले कि वो इस बात का कोई जवाब देता उसे अंदर से दोनों के हंसने की आवाज आई। अभिनव समझ गया था कि रात से दोनों की बातों का जो सिलसिला चल रहा था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अभिनव ने फिर से दरवाजा बजाया और उनके जवाब आने से पहले ही इधर से बोला, मुझे बाथरूम यूज करना है। बाथरूम अभी बिजी है, वेट करो। अनन्या, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, अभिनव ने कहा। लेकिन जवाब में उसे फिर से उन दोनों के हंसने की आवाज आई। अभिनव का मन तो कर रहा था कि वो पहले दरवाजा तोड़े और फिर अंदर जाकर उन दोनों के दांत भी तोड़ दे, लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत किया और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर गहरी सांसें लेने लगा। कुछ देर के बाद हंसी की आवाजें बंद हुई तो अभिनव समझ गया कि उन्होंने बाथरूम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसे चित्रा का पता नहीं था, लेकिन अनन्या खुद भी कभी ऑफिस के लिए लेट होना पसंद नहीं करती थी। वो इस वक्त ऐसा कोई काम करने का रिस्क नहीं ले सकती थी जिसकी वजह से उसके दादा नाराज हो। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और चित्रा और वो हंसते हुए बाहर आ गए। अभिनव ने उन्हें देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, लेकिन उन दोनों ने अभिनव पर ध्यान ही नहीं दिया और आगे निकल गई। अभिनव बस उन दोनों का मुंह ताकता रह गया था। वो अंदर गया, जल्दी से तैयार हुआ और जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए टाई पहनने वाला था कि इतने में उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज अलायना का था। अभिनव ने जब उस मैसेज को पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अलायना ने मैसेज में ये तो लिखा था कि अभिनव जिस डायमंड का जिक्र कर रहा था वो सच में रेयर और महंगा था। साथ ही अलायना ने ये भी कहा था कि ऑक्शन के वक्त पूरे शहर में ये सिर्फ एक ही अंगूठी थी, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। ये मैसेज पढ़कर अभिनव के दिमाग में फिर से वही सवाल कौन था कि आखिर चिराग के पास ये अंगूठी आई कहां से। यही सोचते हुए अभिनव नीचे नाश्ते के लिए आ गया था। उसने देखा कि नाश्ते के लिए सनी भी बैठा हुआ था। सनी को इस वक्त यहाँ देखकर अभिनव हैरान हो गया था। उसे वैसे तो सनी के बगल में बैठना था, लेकिन वहाँ पहले से चित्रा आकर बैठ गई थी। ठीक तभी
शर्मिला ने सनी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सनी? सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर भी तो मेरे घर जैसा ही है, तो फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सनी की बात पर हरदेव ने कहा, सनी ठीक कह रहा है शर्मिला, जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा या अनन्या का है उतना ही सनी का भी है। ये बात सुनकर शर्मिला को बुरा तो लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। टेबल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया था। ठीक तभी हरदेव ने कहा, एक चीज तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया, प्रोटॉन वाला कॉन्ट्रैक्ट सनी संभालने वाला है। ये बात सुनते ही अनन्या के होश उड़ गए। उसने कहा, क्या? लेकिन उसे तो मैं संभालने वाली थी। शर्मिला ने भी अनन्या के पक्ष में कहा, हाँ, इंचार्ज तो यही है। हरदेव ने ये बात सुनकर अपना गला साफ किया और एक गिलास पानी पिया। पानी पीते ही हरदेव ने कहा, सनी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखने वाला है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब इसके बाद किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। अनन्या को ऐसा लगा कि हरदेव ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। सिवाय सनी के टेबल पर और कोई इस खबर से खुशी महसूस नहीं कर रहा था। सनी और हरदेव अपनी जगह से उठे और काम के लिए निकल पड़े। उनके जाते ही शर्मिला ने गुस्से में कहा, मुझे तो पापा जी पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजीव ने जवाब में शांति से कहा, अरे मुझे तो लगता है कि उन्होंने ये सब कुछ सोच समझकर ही किया होगा। वैसे भी वो अनन्या को सीईओ की पोस्ट से थोड़ी ना निकाल रहे हैं? राजीव, कब तक? अगर इसी तरह चलता रहा ना तो अनन्या कब तक सीईओ बनी रह पाएगी? मुझे तो शक है कि सनी ने अनन्या के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए हैं, और इन सब में अगर किसी की गलती है तो वो है ये अभिनव की। अभिनव, जो कि इस वक्त पानी पी रहा था, ये बात सुनते ही पानी उसके मुंह से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर बार वो कैसे चपेट में आ जाता था। अगर कल को इस घर में भूकंप भी आएगा तो भी शायद शर्मिला अभिनव को ही उसका दोष देगी। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, अभिनव अपनी जगह से उठा और सफाई देने की बजाय बोला, मैं चलता हूँ, बाय। इतना कहते ही उसने अपना बैग उठाया और सीधा बाहर निकल गया। ऐसा नहीं था कि अभिनव अनन्या को समस्या में डालकर भागना चाहता था, उल्टा वो तो तुरंत गाड़ी में बैठा, उसने अपना फोन निकाला और सीधा रानी को फोन मिला दिया। उधर से रानी ने फोन उठाते ही कहा, गुड मॉर्निंग टाइगर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आज प्रोटॉन और एलेक्स कॉर्पोरेशन की मीटिंग है ना? हाँ सर, आज से ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू होने वाला है, रानी ने कहा। अभिनव ने निराशा में अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अगर वो लोग मीटिंग के लिए सनी सिंह को भेजते हैं तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। ये सुनते ही रानी एक पल के लिए शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, ठीक है बॉस। उसकी बात सुनते ही अभिनव ने फोन काट दिया। उधर जब अभिनव ने रानी से बात की, तभी इधर देवेन की भी चिराग के साथ एक अपॉइंटमेंट थी। देवेन चिराग के सामने बैठा था। चिराग ने उससे पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? देवेन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं आपसे बस शेयर्स के मामले में हेल्प चाहता हूं। मैं जल्द से जल्द आपको पैसा वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। इसके अलावा मैं आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पे करूंगा। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। चिराग ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि देवेन उसके लिए काम किया करता था, ऐसे में उसे देवेन की मदद जरूर करनी चाहिए। लेकिन वो देवेन को जो पैसा देने वाला था, उससे वो हरदेव के आने वाले जन्मदिन के लिए एक बहुत ही महंगी घड़ी खरीदना चाहता था। अनन्या ने उसे बताया था कि हरदेव को वो घड़ी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन इधर देवेन के मुंह से ब्याज की बात सुनकर चिराग का मन डोल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या चिराग देवेन की मदद करेगा? जिस समस्या में अभिनव ने देवेन को फंसाया था, क्या अभिनव उसमें से देवेन को इतनी आसानी से बाहर आने देगा? और क्या अनन्या कभी जान पाएगी कि अभिनव उसकी पीठ पीछे उसके लिए क्या कुछ कर रहा था और कहाँ जा रही थी अभिनव और चाहत के रिश्ते की गाड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।